मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा लैंगिक मसलों पर हो रही थी और कल या परसों हमने 4 स्पेसिफिक टर्म जो एनसीईआरटी की बुक में आए हैं, पैट्रियार्की नंबर 1, नंबर 2 जेंडर शब्द आते हैं तो सेक्स और जेंडर के बीच क्या डिफरेंसेज है, नंबर 3 डिवीजन ऑफ लेबर और नंबर 4 वेस्टर्न लिबरल थॉट, पश्चिमी उदारवादी चिंतन। इन चारों टर्म को हमने विस्तार से देखने की कोशिश की, इन चारों टर्म को हमने विस्तार से समझने की कोशिश की। जो चर्चा हमारी हुई, चर्चा का लब्बो लुआब यह था, थोड़ा सा डेवलपमेंट समझे, मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन को समझे, महिलाओं को मार्जिनलाइज करवाने की प्रक्रिया कब शुरू होती, कहां से शुरू होती है, महिलाओं को हाशिए पर पहुंचाने की प्रक्रिया कब से शुरू होती है, कहां शुरू होती है। एक इसको समझने की जरूरत। दूसरी चीज इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि आपकी जो फिजिकल कैपेबिलिटी है, आपकी जो शारीरिक सक्षमता है, आपकी जो शारीरिक शक्ति है, वह स्थिर है या विकसनशील है। जैसे अगर आप गौर करें, जितना लोड लेने से आप बचेंगे, जितना लोड लेने से बचेंगे, लोड लेने की आपके शरीर की क्षमता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। और जितना लोड बढ़ाएंगे, लोड लेने की आपकी शरीर की क्षमता क्या होगी, विकसित होती चली जाएगी। आपने देखा है या नहीं देखा है मैं नहीं कह सकता। बचपन में हम लोगों ने देखा है, चीनी का जूट बैग जो है वो 3 मन का होता था, 120 किलो करीब, और उस बैग में गेहूं 110 किलो, 112 किलो, 115 किलो, 118 किलो तक उसमें आ जाते थे। और अकेला आदमी उस बैग को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रख देता था, अकेला आदमी। और आज अगर आप जाकर के देखें तो आज जो बाजार में गेहूं चावल का जो बैग उपलब्ध है वो कितने किलो का उपलब्ध है, दाल का जो बैग उपलब्ध है वो कितने किलो का उपलब्ध है। चावल का बैग 25 किलो 26 किलो का उपलब्ध है, दाल का बैग मेरे ख्याल से 30 किलो के आसपास उपलब्ध है। ये नोटिस किया है या नहीं? कहेंगे इस बात की चर्चा हम यहां पर क्यों कर रहे हैं? तो बेसिकली अगर आप जाकर के देखें, जब पेस्टोरल इकोनॉमी थी, जब हम घुमंतु जीवन जीते थे, जब पशुपालक अर्थव्यवस्था थी, तो वहां तक आप देखेंगे पुरुष और स्त्री एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। जब पेस्टोरल इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में होता है, जब पशुपालक अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था में रूपांतरित होती है, तो मनुष्य के जीवन में स्थिरता का आगमन होता। खेती बाड़ी के लिए एक जगह स्थिर होगा ना। और एक साइकोलॉजी देखें ना, कब पढ़ाई आपकी ज्यादा होती, जब रूम से कम निकलते हैं तब, या जब रूम से ज्यादा निकलते हैं तब? नहीं, स्थिरता जरूरी है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, जब कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ मनुष्य के जीवन में स्थिरता का आगमन होता है, तो ऐसी स्थिति में देखेंगे महिलाओं की भूमिका भी रिडिफाइंड होती है, महिलाओं की भूमिका भी पुनर्परिभाषित होती है, और ऐसी स्थिति में पुरुषों की भूमिका भी पुनर्परिभाषित होती हुई आती। महिला पुरुष की तरह भूमिका नहीं निभा सकती, ठीक है? उसके 2 रीजन हैं। उनके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को हमें समझना होगा, क्योंकि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को समझे बिना, जैसे एक रीजन आप देखेंगे वो है
महिलाओं का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है मोटा मोटी 13-14 साल से शुरू होकर के 50 प्लस माइनस साल तक कंटिन्यू रहता है। तो मेंस्ट्रुएशन का जो वो 3 से 4 दिन का पीरियड होता मोटा मोटी, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को सहज नहीं रहने देता है। फिजिकल, मेंटल, एक वो रीजन है। दूसरा रीजन है मदरहुड, मातृत्व। और इसी से जुड़ा हुआ जो तीसरा रीजन है, मैंने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि महिलाओं के नेचर, महिलाओं के टेम्परामेंट को देखें तो महिलाओं के नेचर और महिलाओं के टेम्परामेंट पुरुषों के नेचर और पुरुषों के टेम्परामेंट से अलग होते हैं। मदरहुड की जो नीड और रिक्वायरमेंट है, मातृत्व की, और हाथ चलाते रहिए। क्या चंदा, क्या इनविटेशन कार्ड भेजना होगा कि अब लिखना शुरू करो? तो मदरहुड की जो नीड और रिक्वायरमेंट है, नहीं, एक मां को कैसा होना चाहिए, मां कैसी हो, कुछ कल्पना तो होगी नहीं? तो अपनी कल्पना की मां को याद करें और आप देखें कि कमोबेश भगवान ने सारी माओं को उसी तरह का बनाया है या नहीं बनाया है। एक कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी और अभी भी सीबीएसई बोर्ड में मेरे ख्याल से क्लास 8 में शायद है, माता का अंचल। हम लोगों ने मैट्रिकुलेशन में पढ़ी थी और वहां प्रश्न पूछा जाता था, मां का प्यार, बाप का प्यार आंख वाला प्यार होता है, जबकि मां का प्यार अंधा, क्यों? नहीं, मां बाप दोनों के प्यार में फर्क होता है या नहीं? नहीं, बच्चा मां के प्यार के साथ जितना कंफर्ट फील करता है, बाप के प्यार के साथ कंफर्ट फील करता है? बतलाइए। नहीं, तो अगर हम इस चीज को समझे तो ये 3 चीजें हैं, जिन 3 चीजों के कारण अगर आप देखें तो महिलाओं की भूमिका घर की चारदीवारी के भीतर सीमित होती चली गई। और डिवीजन ऑफ लेबर जो एग्रेरियन इकोनॉमी के अराइवल के साथ होता, तो उसमें महिलाएं घर के भीतर की भूमिका को संभालती हैं, का निर्वाह करती हैं। घर की जिम्मेदारियां महिलाओं के कंधे पर आती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां महिलाओं के कंधे पर आती हैं, और घर के बाहर की जिम्मेदारियां जो है नहीं, पुरुषों के कंधे पर आती है। यहां पर इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये जो क्लासिफिकेशन है, डिवीजन ऑफ वर्क, घर के बाहर और घर के भीतर, डिवीजन केवल इतना नहीं है, क्लासिफिकेशन केवल इतना नहीं है। आप यह भी पाएंगे कि इस क्लासिफिकेशन का प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क से भी संबंध जुड़ता है। मेनली अगर आप जाकर के देखें, इकोनॉमिक अर्निंग जो है, ऐसे वर्क जो अर्निंग में हेल्पफुल है, जिनसे अर्निंग होती है, ऐसे वर्क किनके जिम्मे जा रहे हैं? पुरुषों के जिम्मे जा रहे हैं। और ऐसे वर्क जिनसे डायरेक्ट अर्निंग नहीं होती है, ऐसे वर्क किनके जिम्मे जा रहे हैं? महिलाओं के जिम्मे जा रहे हैं। देख, ये दूसरा बड़ा फर्क है डिवीजन ऑफ वर्क के कंटेक्स्ट में देखें। तीसरी चीज अगर आप देखें, जो पारंपरिक रूप से महिलाओं के काम माने जाते हैं, जो पारंपरिक रूप से महिलाओं के काम माने जाते हैं, जैसे कुकिंग महिलाओं का काम माना जाता नहीं,
सिलाई कटाई महिलाओं का काम माना जाता, कपड़े साफ करना महिलाओं का काम माना जाता। आप अगर गौर करें तो पारंपरिक रूप से जो काम महिलाओं के माने जाते हैं, जब उन्हीं कामों में अर्निंग की संभावना होती तो वो काम पुरुषों के जिम्मे होता, वो काम पुरुष करते दिखाई पड़ते। ये नोटिस किया है या नहीं? बड़े बड़े शेफ अगर देखें तो बड़े बड़े शेफ कौन होते? होटल बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? काम तो कुकिंग ही है, लेकिन वो पूरा का पूरा बिजनेस पुरुषों के जिम्मे है। अगेन अगर आप जाकर के देखें, सिलाई का काम जब प्रोफेशनली किया जाता तो उनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? सीमित भागीदारी है, नहीं के बराबर भागीदारी है। पूरा का पूरा दर्जी के काम में अगर देखें तो किनके द्वारा किए जाते? पुरुषों के द्वारा किए जाते। नहीं, अब अगर आप देखें, चौथी चीज आप क्या देखेंगे? इसने क्या किया? ये जो डिवीजन ऑफ वर्क विद इन द हाउस, आउटसाइड द हाउस, इसने महिलाओं के मार्जिनलाइजेशन का आधार तैयार किया। इसने विकास, समाज और विकास की मुख्य धारा से महिलाओं को काटने का काम किया। नहीं, सोशल लाइफ में महिलाएं बहुत सक्रिय दिखती हैं और सोशल लाइफ में महिलाओं की सक्रियता को अच्छा माना जाता। पॉलिटिकल लाइफ में महिलाओं की सक्रियता कितनी है और पॉलिटिकल लाइफ में महिलाओं की संख्या की सक्रियता को क्या अच्छा माना जाता? तीसरी चीज अगर देखें, इकोनॉमिक लाइफ में महिलाओं की सक्रियता कितनी है? इकोनॉमिक लाइफ में महिलाओं की सक्रियता को किस रूप में देखा जाता? प्रोफेशनल लाइफ में महिलाओं की सक्रियता कितनी है और प्रोफेशनल लाइफ में महिलाओं की सक्रियता को किस रूप में देखा जाता? बातें स्पष्ट हुई? नहीं? और गौर कीजिएगा एक और चीज, जिस पैट्रियार्की की बात कर रहा था, जिस पैट्रियार्कल माइंडसेट की बात कर रहा था, पुरुष प्रभुत्ववादी सोच की बात कर रहा था, पुरुष प्रभुत्ववाद की बात कर रहा था, पुरुष प्रभुत्ववादी मानसिकता की बात कर रहा था। अगर आप देखें तो आज भी वह डोमिनेंट पोजीशन पर दिखाई पड़ती, आज भी वो डोमिनेंट पोजीशन पर दिखाई पड़ती। और एग्जाम्पल्स के जरिए इसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। जो महिलाएं, जो लड़कियां अपने पब्लिक लाइफ में बेहतर कर रही हैं, क्या पैट्रियार्की उसको नॉर्मली और नेचुरली एक्सेप्ट करती है? क्या पुरुष प्रभुत्ववादी समाज उसको आसानी से स्वीकार करता है? क्या अभी चर्चा में है? आप देखें, अभी चर्चा में है एक कमेटी, देखा नाम मैं मिस कर रहा हूं, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से जस्टिस हेमा कमेटी, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखें जो कास्टिंग काउच है, नहीं, अर्थात काम, महिला अभिनेत्रियों को जो काम दिया जाता उसकी कीमत वहां पर वसूली जाती है और किस तरह से यह महिलाओं के देह उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न का आधार तैयार करता है।
अब समस्या इस चीज को समझे, ये घटना बहुत कुछ इशारा करती है। कोई महिला अगर अपनी योग्यता, प्रतिभा और अनुभव की बदौलत उपलब्धियों को हासिल कर रही है, शिखर की ओर बढ़ रही है, पहला काम हम क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर को लेकर के हमें डाउट होने लगता, तुरंत कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश शुरू हो जाती है। चाहे ये पॉलिटिक्स में चले जाएं, चाहे वो सोशल लाइफ में आप चले जाएं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएं, और कैरेक्टर असैसिनेशन के जरिए लगातार उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है, उनके रास्ते में अवरोध खड़े किए जाते, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश होती है, उनकी उपलब्धियों को कम करके आंकने की कोशिश होती है, उनकी योग्यता, प्रतिभा और अनुभव की अनदेखी होती है, क्षमता की अनदेखी होती है। ये तो इजीली विजिबल है हमारे लिए, आपके लिए। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब अगर इसी के कंटेक्स्ट में हम बात करें, ये जो मार्जिनलाइजेशन है, ये मार्जिनलाइजेशन हर क्षेत्र में आपको दिखेगा, नहीं? आप अगर जाकर के देखें, महिलाओं के संदर्भ में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को देखें, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को देखें, रोजगार में महिलाओं की भागीदारी को देखें, ठीक है? अगेन अगर आप देखें, महिलाओं को जिस तरह के रोजगार मिल रहे हैं, उसकी लेबर प्रोडक्टिविटी को देखें, वहां पर श्रम उत्पादकता क्या है, उनके वेजेज को देखें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है ना, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क महिलाओं के लिए उपलब्ध है? गांव में जाकर के देखें, खेत मजदूर के रूप में पुरुषों को क्या मिलता है, खेत मजदूर के रूप में महिलाओं को क्या मिलता है, आपको पता चल जाएगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की असलियत क्या है। ये इजीली विजिबल है ना, इसके लिए तो कहीं जाना नहीं होगा, नहीं? आप जाकर के देखें, महिलाओं के कंटेक्स्ट में एजुकेशनल डिप्राइवेशन को देखें, पुरुषों के लिटरेसी रेट और महिलाओं के लिटरेसी रेट को देखें, स्कूली एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी को देखें, मिडिल स्कूल तक, और फिर 9 से 12 के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को देखें, और वहां पर देखें कि लड़कों में ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है या लड़कियों में ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है। हायर एजुकेशन के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को देखें, प्रोफेशनल एजुकेशन के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को देखें। यही सब चीजें हैं ना जिसके कंटेक्स्ट में हम अगेन आप जाकर के देखें, हेल्थ सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें। क्या आपको यह चौंकाने वाली खबर नहीं लगती कि मोर देन 80%, मोर देन 85% महिलाएं जो है एनीमिया की शिकार है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड की शिकार है। मोर देन 80%, 85% महिलाएं। और एनीमिया का संबंध है सीधे सीधे किससे जाकर जुड़ता? एनीमिया का संबंध है सीधे सीधे जाकर के जुड़ता है खान पान के स्तर से। एक ही घर में पुरुषों की स्थिति देखें, महिलाओं की स्थिति देखें, नहीं? अपने अपने घरों में हम जाकर के देखें, क्या महिलाओं की थाली में वही चीजें होती जो पुरुषों की थाली में होती है? क्या बहनों की थाली में वही चीजें होती जो भाइयों की थाली में होती है? या थाली का फर्क वहां पर एग्जिस्ट करता है? अगर भूखे रहने की बात आए, खाना बना कम हो गया,
कई बार ऐसा होता है ना, गरम गरम खाने बैठे, पिताजी ही ज्यादा दबा दिए या भाई ही ज्यादा दबा दिया, होता है या नहीं? किसी दिन खाना बहुत बढ़िया बना है तो ऑब्वियसली डोज भी क्या होता है, बढ़ जाता है। या किसी के आ जाने पर जब खाना घटता है तो सवाल यह उठता कि किसकी थाली पर असर पड़ता है? पिताजी की थाली पर, भाई की थाली पर असर पड़ता है, या बहन और मां की थाली पर असर पड़ता है? नहीं, भाई को खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, पिताजी को खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, डॉक्टर के यहां कौन जल्दी जाते हैं? मां को ले जाया जाता, बहन को ले जाया जाता, या पिताजी खुद जाते हैं और भाई जाता है? जब हम मार्जिनलाइजेशन की बात करेंगे, जब हम डिप्राइवेशन की बात करेंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि पुरुषों की तुलना महिलाओं का वर्किंग आवर ज्यादा है। पुरुषों की तुलना महिलाओं का वर्किंग आवर ज्यादा है। और दूसरी बात, इस बात को समझने की कोशिश करें, महिलाएं जो काम करती हैं वो विजिबल नहीं है। नहीं, ऑफिस से पिताजी लौटते, काम करके लौटते हैं, और ऑफिस से लौटने के बाद पिताजी काम के बारे में सोचते हैं या आराम के बारे में सोचते हैं? सोच करके देखिए। और मां घर का सारा काम निपटाने के बाद जब रात में सोने जाती है तो कई बार आप लोगों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ी होगी, साथ सोते होंगे, तब चिढ़ते भी होंगे कि कर क्या रही है, हमेशा टनमन कुछ न कुछ करते रहती है। नहीं, क्योंकि वो काम के बाद जब सोने के लिए जाती है तब भी अगले दिन के काम के बारे में सोचती है। आप इस बात को समझें। लेकिन चूंकि उन्हें उनके वर्क के बदले पे नहीं किया जा रहा, इसलिए उन कामों की अहमियत नहीं है। आप अगर देखें, अंदाजा लगेगा जैसे जैसे देखेंगे। कई बार झाड़ू पोछा बर्तन के लिए दाई को रखते हैं ना, या नहीं रखते? तो उसको पे करना होता है ना। तो अगर मां वो जिम्मेवारियां अपने कंधे पर उठाती है तो ये मां की अर्निंग है या नहीं है? ये काउंटेड है? कपड़ा साफ करने के लिए अगर दाई को रखते हैं, उसको पे करते हैं ना। खाना बनाने के लिए दाई को रखते हैं, उसको पे करते हैं ना। नहीं, अगर मां सारी जिम्मेवारियों को ले रही है तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सेविंग है, पिताजी की सेविंग में ये मां का कंट्रीब्यूशन है? नहीं, लेकिन हमारे घर में क्या छवि निर्मित हुई है महिलाओं की? कुछ करना धरना है ना, बैठे बैठे पिंगिल पढ़ेगी, नहीं 2 पैसा कमा करके दिखाओ। ये एक जनरल अप्रोच है, जनरलिस्ट अप्रोच है। नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, आंकड़ों के कंटेक्स्ट में बात करें, नहीं, एक तो आप देखेंगे भारतीय संस्कृति में पिता को जो गति मिलती है, पिता को जो मुक्ति मिलती है, किसके माध्यम से? बेटियों के माध्यम से मिलती है। नहीं, मुंह में आग बेटा ही लगाता है। नहीं, और अब तो देखेंगे धीरे 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 जो है जीते जी आग लगाने की परिपाटी विकसित होती जा रही है समय के साथ। फिर भी बेटे की चाह खत्म हो रही है, फिर भी बेटे की चाह खत्म नहीं हो रही। नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है
महिलाओं को लेकर के हमारा नजरिया क्या है, आप इस चीज को समझें। तो आप यह पाएंगे कि घर के भीतर से लेकर घर के बाहर तक क्या महिलाएं अपने को सेफ और सिक्योर महसूस कर रही हैं? महिलाएं न तो घर के भीतर सुरक्षित हैं, ना महिलाएं घर के बाहर सुरक्षित हैं, ना महिलाएं अपने वर्क प्लेस पर सुरक्षित हैं। कलकत्ता का कांड जो है सबसे बड़ा प्रमाण है। अस्पताल कोई सुनसान जगह नहीं है ना, अस्पताल कोई सुनसान जगह तो नहीं है ना। नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि ये एकाकी कोई घटना है, ऐसा है, ये अपवाद स्वरूप घटना है, ऐसा है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजें महिलाओं के हौसले को तोड़ती है? सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी की संभावनाओं को बल प्रदान करने की बजाय पब्लिक लाइफ में वुमेन पार्टिसिपेशन पर इनका एडवर्स इंपैक्ट होता है। इस चीज को रुक करके समझे जाने की जरूरत। अगर आप जाकर के देखें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को देखें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? अगर आप जाकर के देखें तो भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर है। जब 2001 में टीके बनर्जी सर का बोर्ड था, तो यूपीएससी के इंटरव्यू में मुझसे एक प्रश्न पूछा था विभा पार्थसारथी जी ने। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है उनकी चेयरपर्सन थी, उनसे जस्ट रिटायर की थी और बनर्जी सर के बोर्ड में मतलब एक्सपर्ट के रूप में बैठे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर्वेश ये बतलाइए, दुनिया के किसी भी रीजन की तुलना में अगर देखें तो वीमेन लीडरशिप की राजनीति में महिला नेतृत्व की जितनी प्रभावशाली मौजूदगी साउथ एशिया में आपको दिखाई पड़ती है, दुनिया के किसी हिस्से में नहीं। भारत में देखें इंदिरा गांधी, उसके बाद के फेज में देखें सोनिया गांधी, उस फेज में जाकर के देखें मायावती जी, जयललिता, ममता बनर्जी, वसुंधरा राजे सिंधिया, ने राबड़ी देवी, ये श्रीलंका में जाकर के देखें तो एस भंडार नायके थी, बाद में चंद्रिका कुमारतुंगा आती है। बांग्लादेश में जाकर के देखें तो आज भी बांग्लादेश की राजनीति के दो ध्रुव हैं, शेख हसीना, बेगम खालिदा जिया। पाकिस्तान में जाकर के देखें तो उस समय पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो थी। बातें ये समझ। म्यांमार में जाकर के देखेंगे तो आंग सान सू की थी। तो वीमेन लीडरशिप का जितना इफेक्टिव प्रेजेंस, पॉलिटिकल प्रेजेंस आपको साउथ एशियन रीजन में दिखता है, दुनिया के किसी दूसरे रीजन में नहीं दिखता। लेकिन जब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ह्यूमन की बात करते, जब महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तो महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति के कंटेक्स्ट में देखें, सबसे बेहतर आपको सबसे खराब स्थिति दिखाई पड़ेगी महिलाओं की कहां पर? तो सबसे खराब स्थिति आपको महिलाओं की दिखाई पड़ेगी भारत में, दक्षिण एशिया में, भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों में।
तो उन्होंने पूछा था इसकी व्याख्या किस रूप में आप करेंगे, इस कंट्राडिक्शन को कैसे आप देखेंगे। आज भी अगर आप जाकर के देखें 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ है, 18वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? लोकसभा में कितनी महिलाएं चुन करके आई हैं? 74 महिलाएं चुन करके आई हैं। मतलब ये पीक है। महिलाओं की भागीदारी आजादी के 77 साल बाद भी 14% से ऊपर के स्तर पर नहीं पहुंची, करीब 14% के स्तर पर है। आप इस बात को समझें। और ये 14% भागीदारी कब है, खेल को भी समझें। जब 18वीं लोकसभा चुनाव के पहले संसद और विधानमंडल में, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया है। मैंने उस समय भी कहा था, चाहे पक्ष के दल हो या विपक्ष के दल हो, संसद और विधानमंडल में महिला आरक्षण के प्रति उनकी क्या मंशा है, महिला आरक्षण को लेकर वे कितने ईमानदार हैं, इसका अगर पता लगाना हो तो इसका पता लगाइए। देखिए आगामी लोकसभा चुनाव में वे कितने महिला उम्मीदवारों को टिकट देते हैं। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, अगर महिलाओं की भागीदारी इस स्तर पर है तो क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी। नंबर 1 टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जिसने टिकटों के वितरण में 40% टिकट महिलाओं के बीच बांटे। अपने उनके 40% उम्मीदवार महिलाएं थी। और दूसरा बीजू जनता दल 1/3। और इसलिए अगर आप देखें, सबसे अधिक महिला सांसद किस राज्य से निर्वाचित होकर के आए हैं? वेस्ट बंगाल से निर्वाचित होकर के आए। तो इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। नहीं, इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। और संसद में तो यह भी है, 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से कम के स्तर पर है। इट इज लेस देन 10%। नहीं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में महिलाओं की भागीदारी को देखें, सरकार में महिलाओं की भागीदारी को देखें, तो आप यह पाएंगे सरकार में भी महिलाओं की भागीदारी जो है चिंतनीय स्तर पर है। तो लैंगिक विभाजन भी तो सामाजिक विभाजन का एक उदाहरण है। जेंडर डिवीजन को भी तो सोशल डिवीजन की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। और मैंने क्या चर्चा की थी? सामाजिक विभाजन। अब आप खुद सोचिए, अक्सर कोई मसला उठता है तो कहते हैं लोग कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, जैसे अभी कोलकाता का जो मसला है, डॉक्टर के रेप और हत्या का मसला, नहीं, तो वहां पर जाकर के देखेंगे जो रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी का क्या कंसर्न है? भाजपा इस मसले का राजनीतिकरण कर रही है। आरोप है या नहीं? नहीं।
और यह गलत है। सवाल यह उठता कि अगर इस मसले पर राजनीति ना हो तो किस मसले पर राजनीति हो। ठीक उसी प्रकार देखेंगे जहां भाजपा शासन में है, भाजपा भी ऑपोजिशन को नसीहत देती है कि इस मसले पर राजनीति ना हो। तो राजनीति किस मसले पर हो? विदेश नीति के मसले पर राजनीति हो नहीं, अर्थनीति के मसले पर राजनीति हो नहीं, सेफ्टी और सिक्योरिटी के मसले पर राजनीति हो ना। तो राजनीति है किस चीज के लिए? दलितों के नाम पर राजनीति हो ना, किसानों की राजनीति के नाम पर राजनीति हो ना, अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति हो ना, जाति के नाम पर राजनीति हो ना। एक भारतेंदु का नाटक है, कभी पढ़िएगा, इस नाटक को पढ़िएगा। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। अब इसका मतलब समझिएगा, ये जितने रीजनल पार्टी हैं, नहीं, सपा, बसपा, जदयू, राजद या ऐसे जो भी राजनीतिक दल हैं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी, सब पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगता है या नहीं लगता? हाँ, भाजपा पर कभी जातिवादी राजनीति का करने का आरोप लगता देखे हैं? हाँ, और जब से कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की मांग की है, उसके पहले तक कांग्रेस पर जाति आधारित राजनीति का आरोप लगते देखा है? नहीं देखा है, नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। इसके कुछ जेन्युइन रीजन भी है, इसके कुछ जेन्युइन रीजन भी है और इसके कुछ फेक रीजन भी। नहीं, जब सवर्ण इकट्ठा होकर के भाजपा या कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हैं तो वो विकास की राजनीति हो जाती है। जब पिछड़े राजद के पक्ष में गोलबंद हो, जब दलित लोजपा के पक्ष में गोलबंद हो, नहीं, जब मांझी के पक्ष में, हम के पक्ष में गोलबंद हो मांझी, जब मल्लाह मुकेश साहनी के पक्ष में गोलबंद हो, तो उसको जातिवादी राजनीति माना जाता है या नहीं? तो आप इस बात को ध्यान में रखें। पहले भी मैंने कहा और फिर मैं कह रहा हूं, सामाजिक विभाजन पर राजनीति होनी ही चाहिए। क्योंकि जब तक सामाजिक, अगर सामाजिक आर्थिक बहिष्करण के मूल में सामाजिक विभाजन है, तो जब तक सामाजिक विभाजन की राजनीति नहीं होगी, उस एक्सक्लूजन को समाप्त करना संभव नहीं होगा। तो बुरी सामाजिक विभाजन की राजनीति नहीं है। अच्छा या बुरा क्या है? वह इंटेंट, उसके पीछे की मंशा अच्छी और बुरी हो सकती। मंशा समाज को तोड़ने की है या मंशा उन्हें मार्जिनलाइज सेक्शन को विकास की मुख्य धारा में लाने की है, राजनीति की मुख्य धारा में लाने की है, समाज की मुख्य धारा में लाने की। हम इस बात को समझें। बातें ये सब, अगर लैंगिक मसलों पर राजनीति की बात करें तो लैंगिक मसलों पर राजनीति के कंटेक्स्ट में कहूंगा,
जब लैंगिक मसलों पर राजनीति की बात करें तो एक है सिंबॉलिक पॉलिटिक्स। सांकेतिक राजनीति। और दूसरा ही इसका प्रभाव तात्कालिक होगा, इसका प्रभाव दीर्घकालिक होगा। बेसिकली अगर आप देखें, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना जो है और मजबूत प्रधानमंत्री बनना महिलाओं के कॉन्फिडेंस को क्या करता है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करता। महिलाओं के संदर्भ में इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना वही काम करता है जो काम 1990 के दशक में लालू जी का मुख्यमंत्री बनना करता है पिछड़ों के संदर्भ में। नहीं, और जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो जब बहुत छोटे छोटे थे उस समय देखते थे कि महिलाएं झुंड का झुंड जाकर के वोट करती थी किसके पक्ष में? कांग्रेस के पक्ष में। इंदिरा गांधी को देखती थी। और उस समय भी पुरुष सत्तावादी समाज जो है कटाक्ष करता था कि सब महिला अपने को इंदिरा गांधी ही समझने लगी। लेटर फेज में अगर आप जाकर के देखें तो आप देखेंगे महिलाओं को वोट बैंक के रूप में एक नर्चर करने का प्रयास किया गया साउथ में। और वहां पर विशेष करके देखेंगे तमिलनाडु की राजनीति में जो जयललिता का जो इफेक्टिव प्रेजेंस होता तो पता चला साड़ी बांटा जा रहा है, कंबल बांटा जा रहा है, टीवी बांटने की बात की जा रही है, फ्रिज बांटने की बात की जा रही है, सिलाई मशीन बांटने की बात की जा रही है। तो सिंबॉलिक राजनीति की गई और महिला को वोट बैंक के रूप में नर्चर करने का प्रयास किया गया। लेकिन अगर सही मायने में पूछें तो महिलाओं की राजनीति को, जेंडर बेस्ड पॉलिटिक्स को रिडिफाइन करने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भूमिका अहम एवं निर्णायक रही है। उन्होंने वीमेन को एज ए वोट बैंक नर्चर करने की कोशिश की। नहीं, और उन्होंने जेंडर इंक्लूजन के एजेंडे को अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाया। लैंगिक समावेशन के मसले को उन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाया, अपना राजनीतिक एजेंडा बनाया। महिलाओं के मार्जिनलाइजेशन को समाप्त करने में और महिलाओं की मेन स्ट्रीमिंग में नीतीश जी की भूमिका अहम एवं निर्णायक रही है। पहला काम उन्होंने क्या किया? सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में अगर आप
वुमेन के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना चाहते, वुमेन के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना चाहते, तो उसके लिए आवश्यकता किस बात की है? उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि उनको यह एहसास दिलाएं कि वे सेफ हैं, वे सिक्योर हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का प्रश्न अहम है, नहीं? और वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अगर आप देखें, नीतीश जी ने कई इनिशिएटिव लिए, लॉ एंड ऑर्डर के रिवाइवल को इंश्योर किया, नहीं? महिला पुलिस थाने का कॉन्सेप्ट लाया, वुमेन हेल्पलाइन का कॉन्सेप्ट लाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस सेवा में महिलाओं के लिए आरक्षण को सुनिश्चित किया, ताकि पुलिस सेवा में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उनकी उपस्थिति बढ़े। क्योंकि जब तक महिलाओं की भागीदारी पुलिस सेवा में नहीं बढ़ती है, तब तक पुलिस महिलाओं के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं होगी जितनी संवेदनशीलता की अपेक्षा उनसे की जाती नहीं। वुमेन एजुकेशन को देखें, वुमेन एजुकेशन उनके एजेंडे में टॉप पर है। वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो इनिशिएटिव उनके द्वारा लिए गए, ड्रॉप आउट को चेक करने के लिए जो इनिशिएटिव उनके द्वारा लिए गए, स्कूलों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था से लेकर मुख्यमंत्री कन्या साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या पोशाक योजना, नहीं, सैनिटरी वितरण कार्यक्रम, आयरन की गोली के वितरण के कार्यक्रम, ये तमाम इनिशिएटिव जो लिए गए, नहीं, नियर बाई स्कूल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, गर्ल्स हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट, कॉलेज का कॉन्सेप्ट, नियर बाई में ये सुविधा उपलब्ध करवाना, नहीं, मैट्रिकुलेशन पास करने पर, इंटर पास करने पर, ग्रेजुएशन पास करने पर उनको जो स्कॉलरशिप्स उपलब्ध करवाए गए, ये तमाम इनिशिएटिव जो है, क्या आपको नहीं लगता कि वुमेन एजुकेशन के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट में अहम रोल प्ले करने वाले हैं? अगेन अगर इसी के कंटेक्स्ट में देखें, महिलाओं के आरक्षण की दिशा में जो पहल की गई, स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला और एकल पदों पर भी महिला के आरक्षण की व्यवस्था करने वाला पहला राज्य बिहार था देश में। और लेटर वन अगर आप जाकर के देखें, सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए जो 1/3 आरक्षण की व्यवस्था 35% है, 35% आरक्षण की जो व्यवस्था की गई, तो अगर हम देखें, महिलाओं के नाम पर जो सिंबॉलिक राजनीति होती थी, सांकेतिक राजनीति होती थी, नीतीश जी को इस बात का श्रेय जाता है कि उसको उन्होंने जो है जेंडर इंक्लूजन के एजेंडे से संबद्ध किया, और जेंडर इंक्लूजन के एजेंडे से संबद्ध करते हुए उन्होंने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का आधार तैयार किया। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, उनकी जो यह कोशिश है, उसका इंपैक्ट जो है कितना ट्रांसफॉर्मेटिव था, दिख तो अभी भी रहा है, लेकिन कितना ट्रांसफॉर्मेटिव उसका इंपैक्ट है, ये 25 साल के बाद दिखाई पड़ेगा। नहीं,
आज अगर आप अपने बीच जाकर के देखें तो 50-50 के रेशियो में आप लोग हैं। नहीं, स्कूलों में जाकर के देखें तो लड़कियों की उपस्थिति का बढ़ना, कॉलेज में लड़कियों की उपस्थिति का बढ़ना, प्रतियोगी परीक्षाओं में लड़कियों की उपस्थिति का बढ़ना, और ट्रांसफॉर्मेशन की यह प्रक्रिया समय के साथ क्या होगी? तेज होती चली जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब, अगर सामाजिक विभाजन की राजनीति नहीं होती, लैंगिक धरातल पर सामाजिक विभाजन की राजनीति नहीं होती, तो क्या यह सोशल ट्रांसफॉर्मेशन संभव होता? क्या महिलाओं की सोशल मेन स्ट्रीमिंग संभव होती? क्या महिलाओं की इकोनॉमिक मेन स्ट्रीमिंग संभव होती? क्या महिलाओं की पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग संभव होती? नहीं। अगेन, जब इसकी चर्चा कर रहे हैं तो इसमें निश्चित तौर पर टीएमसी की भी चर्चा होनी चाहिए। टीएमसी हो या बीजू जनता दल हो, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने और उड़ीसा में बीजू जनता दल ने महिलाओं को उचित, समुचित एवं उनकी राजनीति में महिलाओं की समुचित एवं पर्याप्त भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में पहल की। ये बातें स्पष्ट हुई? यहां तक में कोई डाउट, कोई दुविधा? आज यहीं पर छोड़ूंगा। राहुल सर अभी जनरल साइंस के क्लासेज लेंगे। कल टॉपिक पढ़ करके आइएगा, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। उसी चैप्टर एनसीईआरटी के 10th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर 4 में ही 3 मसले हैं, लैंगिक मसले, जातिगत मसले और धार्मिक मसले। तो लैंगिक मसले को मैंने आज डिस्कस किया, कल धार्मिक और सांप्रदायिक मसले को मैं डिस्कस करूंगा। एक बार पढ़ करके आइएगा। और ये टॉपिक जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि इंडियन पॉलिटी में मेंस में, इंडियन पॉलिटी सेक्शन से, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं एक साल में। एक प्रश्न तो शर्तिया रहती है। तो इसको वहां के कंटेक्स्ट से भी लिंक करके देखने की कोशिश करें। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।